हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हमारी सीटेट की सेकंड क्लास है। ठीक है, क्या है, सीटेट की आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था, कल मैंने आपको फर्स्ट क्लास करवाया था। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पीवाईक्यू को क्वेश्चन करवाए थे। कौन से पीवाईक्यू को क्वेश्चन करवाए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए थे। कितने क्वेश्चन करवाए थे, मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे। आपको भी पता है जो हमारा पेडागोजी होता है वो कितने नंबर का आता है, आपका पेडागोजी आपकी 15 नंबर की आती है, और जो हमारा पैसेज होता है वो आपका 15 नंबर का आता है। ठीक है, तो आपका पूरा जो आपका हिंदी का पार्ट होता है वो आपका कितने नंबर का आता है, पूरा 30 नंबर का आता है। 15-15 पार्ट में आपका डिवाइड होता है। और जो और भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, CDV VS, ठीक है, मैथ हो गया और लैंग्वेज हो गई आपकी फर्स्ट सेकंड, ये आपके सारे 30-30 नंबर के आते हैं। उस सब में आपके क्या है, 15-15 नंबर के आपके कौन सी आती है, पेडागोजी आती है। ठीक है, तो मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे कल, और वो क्वेश्चन जो थे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, जो आपके हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आपके पूछे गए हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए थे। तो मैं आपको इसलिए करवा दी मैंने 20 क्वेश्चन, इसलिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो आज मैं आपको क्या है, आज आपको थ्योरी करवा रही हूँ। हिंदी की थ्योरी करवाने के बाद फिर मैं आपको क्या करवाऊँगी, फिर इसके बाद देखो हिंदी की हम थ्योरी कर लेंगे। ठीक है, हिंदी की हम थ्योरी करने के बाद फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे, सारे क्वेश्चन देखेंगे, और मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगी आपके जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक बार ही पूछे गए हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वही मैं आपको बताऊंगी जो क्या है, बार बार पूछे गए हों। ठीक है, कई बार आपके रिपीट हुए हों, तो वही करवाऊंगी। तो आज हम देखते हैं थ्योरी। आप पहले हम हिंदी की सारी थ्योरी खत्म कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करवाती हूँ। इसके बाद हम फिर EVS का देखेंगे, फिर CDV देखेंगे, ऐसे ऐसे हम देखेंगे। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, थ्योरी की हमारी फर्स्ट टॉपिक है ये, भाषा अधिगम एवं अर्जन। ठीक है, हम देखेंगे हमारी भाषा अधिगम क्या होती है, भाषा अर्जन क्या होता है। चलिए, तो देखिए हमारा क्या है, भाषा अर्जन। देखो भाषा अर्जन आपका होता क्या है, क्या बताइए। अब आपको भी पता है भाषा अर्जन क्या होता है, बताइए। देखो, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। देखो, भाषा अर्जन, इसका मतलब यही है कि भाषा अर्जन मतलब जो बच्चा भाषा क्या है, अपनी भाषा को अर्जित करता है, खुद सीखता है। ठीक है, उसको किसी भी सोच की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अभी आप लोग को कुछ कोई सी भाषा, कोई सी भी लैंग्वेज आपको सीखनी है। ठीक है, आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आपको सीखनी है, तो आपको क्या है, आपको ट्यूशन लगवाना पड़ेगा। ठीक है, आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर जाके आपको बुकों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बुक से पढ़ोगे, फिर इन सब की चीज़ों की मतलब सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है आपको सीखने के लिए। लेकिन जो आपकी भाषा अर्जन होती है, इसमें आपको सोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ना आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगी। क्या है, इसमें आप खुद सीख जाओगे। कैसे सीख जाओगे, अपने आसपास के वातावरण से सीखोगे। ठीक है, अपने परिवार से सीखोगे। बच्चे की पहली भाषा कौन सी होती है, कहाँ सीखता है बच्चा, अपना पहली भाषा कहाँ सीखता है, परिवार में सीखता है। ठीक है, अपनी फैमिली सीखता है। फिर सेकंड तब कहाँ सीखता है, तब जाके आपका समाज में सीखता है। ठीक है, पहला कहाँ सीखता है, परिवार में, फिर हमारे समाज में सीखता है। तो इसमें यही कहा गया है, भाषा अर्जन वही होता है जो अपने परिवार में रहकर बच्चा भाषा सीखता है और अपने वातावरण के मतलब सामाजिक अंतःक्रिया करके मतलब वातावरण में सीखता है। ठीक है, वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। क्या है, दूसरों को अनुकरण करता है कि दूसरे कैसे बोल रहे हैं, उनका अनुकरण करता है। ठीक है, ऐसे भी सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको औपचारिक आपके साधन कौन कौन से होते हैं, वही होते हैं ना आपके औपचारिक साधन, कि क्या कहते हैं, हमें बुकों की ज़रूरत पड़ती है, हमें टीचर की ज़रूरत पड़ती है, सब आपके क्या है, सब आपके औपचारिक साधन हैं। इसकी क्या है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं। सही बात है, इस प्रकार के हम कह सकते हैं मातृभाषा। मातृभाषा के बच्चे कौन सी होती है, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा होती है, जो अपने क्षेत्र में वो बोलते हैं। ठीक है, उनकी जो बोलचाल की भाषा होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, अब आपको भी पता है कि हमारे स्कूल में क्या है, हमारे क्षेत्रीय भाषा को क्या है, बढ़ावा दिया गया। सबसे फर्स्ट किसको दिया गया, हमारा क्षेत्रीय भाषा को दिया गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया भाषा अर्जन क्या होता है। भाषा अर्जन वही होता है जो बच्चा क्या है, खुद सीखता है, अपने परिवार में सीखता है, अपने वातावरण में सीखता है, और ये एक प्राकृतिक है। इसको हमें किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब औपचारिक साधन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। इसमें बच्चा क्या है, भाषा अर्जन मतलब खुद अर्जित करता है, खुद सीखता है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा क्या है, देखो हमारा ये क्या है, भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। क्या है, भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। देखो कौन कौन से हैं। हमारा पहला क्या है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। क्या है,
भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। क्या होती है? सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। सही बात है, हमारा जो भाषा अर्जन है इसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि अब हम इंग्लिश सीखना है, हमें इंग्लिश सीखना है तो हमें उसमें व्याकरण की जरूरत पड़ेगी ना। उसमें हमें जैसे कि हमें सीखना है तो हमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये सब सीखना होगा, फिर उसमें वर्ब लगाना होगा, बहुत सारी चीज़ें लगानी तो हमें व्याकरण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो भाषा अर्जन है जो हम खुद अर्जित करते हैं उसमें आपकी व्याकरण की ना जरूरत पड़ती है, ना टीचर की जरूरत पड़ती है, ना हमें किताबों की जरूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। बस क्या है, अपने परिवार से और अपने परिवार में लोग कैसे बोल रहे हैं, ठीक है, तो उनको देखकर हम सीख जाते हैं, उनका अनुकरण करके सीख जाते हैं और खुद से सीख जाते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन में सबसे अधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। सही बात है, भाषा अर्जन में सबसे अधिक महत्व किसका होता है? आपका परिवार और समाज का होता है, आपकी फैमिली और आपका सोसाइटी का होता है। ठीक है, उनका सबसे बड़ा रोल होता है जो भाषा अर्जन होता है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा सीखता है पहले भाषा कहाँ सीखता है? अपने परिवार में, अपने फैमिली में सीखता है। ठीक है, तो वहाँ से सीखता है कि उसके फैमिली में लोग कैसे बोले, अगर अच्छा बोलेंगे तो अच्छा सीखेगा, बुरा बोल रहा है तो बुरा सीखेगा। फिर जाकर अपने समाज में देखता है समाज में लोग कैसे बोल रहे हैं, तो क्या होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? भाषा अर्जन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? भाषा अर्जन में बच्चा भाषा खुद ही सीख जाता है परिवार और समाज को देखकर। ठीक है, अभी इसी पॉइंट में यही था। भाषा अर्जन में बच्चा भाषा क्या है? खुद सीख जाता है परिवार और समाज को देखकर, कि उसके परिवार में लोग कैसे बोल रहे हैं, समाज में कैसे लोग बोल रहे हैं, तो उसको ही देख के आप सीख जाता है। तो क्या है ये, इसको हम क्या कहते हैं? भाषा अर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए, आपको भाषा अर्जन क्लियर हुआ? अब देखिए आपका क्या है, भाषा अधिगम। भाषा अधिगम, देखिए आपका भाषा अधिगम क्या होता है? भाषा अधिगम वो होता है, देखो क्या है, अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। इसमें क्या है, इसमें क्या है? सीखना। इसमें अधिगम मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो, अधिगम मतलब आपका क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका सीखना। ठीक है, क्या होता है? सीखना। इसमें क्या होता है भाषा अधिगम में? भाषा अर्जन, जैसे मैंने आपको बताया, भाषा अर्जन में क्या है, बच्चा भाषा को खुद सीखता है। ठीक है, अपने परिवार, अपने समाज से, वातावरण से सीख जाता है। ठीक है, अनुकरण करके सीखता है। उनका परिवार और समाज का बहुत बड़ा रोल होता है भाषा अर्जन में। लेकिन भाषा अधिगम में क्या है, इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपको सीखना पड़ता है। क्या है आपको, जैसे कि आपको इंग्लिश भाषा सीखनी है, उर्दू भाषा सीखनी है, पंजाबी सीखनी है, ठीक है, कन्नड़ सीखना है, कोई सी भी भाषा सीखनी है, तो आपको क्या है, आपको बुक की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, टीचर की, कि हाँ हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। इसमें व्याकरण की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, व्याकरण की जरूरत पड़ेगी कि हाँ हमें ये नहीं समझ में आ रहा, तो हम बुक में देखें, हम ये है, फिर हम बिल्कुल हम लाइन वाइज से पढ़ते जाते हैं। फिर हमें हमें अगर नहीं समझ आता, फिर हम टीचर से पूछते हैं। ठीक है, तो इसका अधिगम का मतलब क्या ही होता है? सीखना होता है। जो हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं, दूसरों की हेल्प लेके, बुक लेके। इसमें क्या होता है, इसमें आपका औपचारिक लगता है। ठीक है, एक मिनट, तो देखो क्या है इसमें है किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, भाषा अर्जन में क्या था, आपका औपचारिक साधन के प्रयोग नहीं किए जाते थे। इसमें क्या है, आपके औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आपको सीखना है, ठीक है, इंग्लिश भाषा आपको सीखनी है, कोई सी भी आपको लैंग्वेज सीखनी है, तो क्या है, आप औपचारिक साधन का यूज़ करोगे। मतलब बुक, आप अगर आपको पढ़ना है तो आप बुक का यूज़ करोगे। ठीक है, आप टीचर्स का यूज़ करोगे और एक दूसरे से पूछो अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या होता है इसमें, तो आपको इसमें सीखना पड़ता है। इसमें आपको सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, याद रखना। भाषा अधिगम में क्या होता है, आपको सीखना पड़ता है, इसको आप खुद नहीं सीख सकते। ठीक है, जब से आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो आप खुद नहीं सीख पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप सीख जाओगे, नहीं, इसमें क्या होता है, हमें खुद सीखना पड़ता है। तो भाषा अधिगम वही होता है जो हमें क्या है, हमें सोर्सेज की ज़रूरत पड़े। ठीक है, हमें टीचर की ज़रूरत पड़े, हमें किताबों की ज़रूरत पड़े, इन सब की ज़रूरत पड़े, तो इसको क्या होता है, भाषा अधिगम में। ये बच्चा कहाँ जाके सीखता है, आपको अपने स्कूल में जाके सीखता है। ठीक है, कहाँ पर सीखता है, विद्यालय में जाके सीखता है। देखो, भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। सही बात है, इसमें क्या होता है, अधिगम में आपका नियम और व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, इसमें प्रयोग किया जाता है। इसे द्वितीय भाषा के नाम से जाना जाता है। कौन सी भाषा के नाम से जाना जाता है, द्वितीय। प्रथम भाषा हमारी मातृभाषा थी, जो क्या है, हमारी भाषा अर्जन थी, जो हम खुद सीखते थे। ठीक है, अपने परिवार और अपने फैमिली से और अपने समाज से सीखते थे। वो क्या थी, हमारी फर्स्ट भाषा थी। हमारी सेकंड भाषा, द्वितीय भाषा है, क्या है, भाषा अधिगम में, जिसमें हमें क्या है, व्याकरण, नियम, इन सब की हमें क्या है, आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखो, हमारा क्या है,
भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य क्या है? भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य क्या क्या है? देखो, पहला हमारा क्या है? भाषा अधिगम में भाषा के नियम सीखे जाते हैं। सही बात है, भाषा अधिगम में क्या है? हमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं कि ये कौन कौन से नियम है। जैसे अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो अब आपको जैसे टेंसेस सीखना है, ठीक है, टेंस सीखना है तो आपको उसको पहले रूल पता होना चाहिए ना। ये प्रेजेंट में कौन सा वर्ब, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, फिर प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, फिर फ्यूचर के भी 4 पार्ट, फिर क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे क्या होता है, आपके 4 होते हैं। तो उसके नियम से चल रहा है ना कि हाँ पहला नियम ये लगेगा, इसमें फर्स्ट वर्ब लगेगी, फिर सेकंड लगेगी, तो ऐसे ऐसे आपका नियम चलता है। तो ऐसी भाषा अधिगम में भी होता है। क्या इसमें होता है कि हमें क्या है, भाषा सीखने के लिए इसमें अधिगम में हमें क्या है, नियम सीखे जाते हैं पहले, ठीक है। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। सही बात है, क्या है, औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है, भाषा अधिगम में आपको व्याकरण की आवश्यकता आपको पड़ती है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। सही बात है, मैंने अभी आपको बताया था भाषा अधिगम जो होता है आपका कहाँ होता है, स्कूल में आपका शुरू होता है। जो आपका विद्यालय है वहाँ पर आप सीख सकते हैं, ठीक है। भाषा अधिगम में बच्चों को भाषा सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, भाषा अधिगम में बच्चों को भाषा सीखने के लिए क्या है, प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में क्या था, भाषा अर्जन में ऐसा नहीं था, उनमें उनको प्रयास नहीं करना पड़ता था। क्या है, जो अपने परिवार में अपने समाज में जो देखते थे वैसे ही बोलते थे, तो उन्हें अपने आप आ जाता है, ठीक है, बोलने। जैसे कि अब हम बोल रहे हैं, हमारी बोलचाल की भाषा है, तो ऐसे ही हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप आ गया। अगर हम किसी और माहौल में रहते, ठीक है, अगर हम जैसे कि हम अंग्रेजों के पास चले जाएंगे भाषा सीखने के लिए, जैसे उनकी जैसे माहौल में रहेगी, उनको देखेंगे तो सीख जाएंगे, हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो ऐसे सीख जाएंगे। तो ऐसे ही होता है, जो क्या है, हम खुद सीख जाते हैं, कोई हमें सिखाता नहीं है, तो हमारा अर्जन होता है। लेकिन अधिगम में क्या होता है, इसमें हमें क्या है, हमें प्रयास करना पड़ता है, हमें थोड़ा जोर देना पड़ता है, तब जाके हम क्या है, भाषा सीखते हैं। अगर अभी हमें भाषा सीखनी है, ठीक है, हमें इंग्लिश भाषा सीखनी है। वैसे मुझे भी अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, बहुत ही कम आती है। अगर मैं भी अगर सीखना चाहूँ इंग्लिश, तो क्या है, मुझे बहुत प्रयास करना पड़ेगा। क्या है, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके क्या है, इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही होता है वो। तो मेरा क्या हो जाएगा, इंग्लिश जो हमारी लैंग्वेज है वो मेरी क्या हो जाएगी, वो मेरी अधिगम भाषा हो जाएगी। कौन सी, मेरी अधिगम भाषा हो जाएगी। और जो मैं अभी बोल रही हूँ ये क्या हो जाएगी, मेरी बोलचाल की भाषा हो जाएगी। क्या है, इसको मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, ये क्या है, मैंने खुद सीखा है, अपने फैमिली से, अपने समाज से सीखा है, ठीक है। देखो, भाषा अधिगम में शिक्षक की भूमिका रहती है। सही बात है, भाषा अधिगम में क्या रहती है, आपकी शिक्षक की भूमिका रहती है, जो हमारे शिक्षक सिखाते हैं। अब देखो, भाषा अधिगम में विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धति आदि की भूमिका रहती है। भाषा अधिगम में क्या है, हमें विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है, पाठ्य पुस्तकें की आवश्यकता पड़ती है, शिक्षण पद्धति, इन सब की क्या है, इनकी सबकी भूमिका रहती है, इन सबकी आवश्यकता पड़ती है भाषा अधिगम में। अगला देखो हमारा क्या है, अगला हमारा है अधिगम के प्रकार। क्या है, अधिगम के प्रकार। देखो, अधिगम के कौन कौन से प्रकार है। पहला हमारा है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम क्या होता है, देखिए, क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। क्या होता है, क्रियात्मक अधिगम, जिसमें क्या होता है, क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर, इसमें क्या है, क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है, जो आपका क्या होता है, क्रियात्मक अधिगम होता है। अगला हमारा है सेकेंड है शाब्दिक या वाचिक अधिगम। इसमें क्या होता है, शाब्दिक या वाचिक अधिगम, यह सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। इसमें क्या होता है आपका शाब्दिक या वाचिक अधिगम में सीखने में संकेत, मतलब हम संकेत के द्वारा सीखते हैं, संकेत के, चित्रों के द्वारा सीखते हैं, शब्दों के द्वारा सीखते हैं, अंकों आदि के माध्यम से हमें क्या होता है, सीखना होता है, ठीक है। मतलब कोई चीज़ जैसे कि हमें संकेत के द्वारा, हम बहुत दूर हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम कहीं जा भी रहे हैं, कोई पास अगर हम दूर हैं, थोड़ी दूर दूर पे बैठे हैं, तो हम क्या है, कोई संकेत दे रहा, संकेतों के द्वारा सीखेंगे। और हम चित्रों के द्वारा भी सीखते हैं, ठीक है, और शब्दों के द्वारा सीखते हैं, अंकों के द्वारा सीखते हैं। तो क्या होता है, आपका शाब्दिक या वाचिक अधिगम होता है। अगला क्या है, विचारात्मक अधिगम। इसमें क्या होता है, विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचार करके सीखता है। इसमें क्या करता है, विचारात्मक अधिगम में, कि व्यक्ति ने समाज में दैनिक जीवन कैसा है, उनके अनुभवों को, समाज के अनुभवों को देखकर, पहले उनको सुनकर, फिर विचार करके, पहले उनको सुनता है कि हाँ समाज में कैसा हो रहा है, सुन के फिर खुद विचार करता है, ठीक है। क्या करता है, सुन के समाज में दैनिक जीवन का अनुभव करता है, फिर उनको देखता है, देखने के बाद फिर सुनता है, सुनने के बाद फिर क्या है,
विचार करता है, विचार करके तब जाके सीखता है, उसको क्या कहते हैं, विचारात्मक। जो इसमें क्या सिंपल कहा जाए कि जो विचार करके सीखता है, ठीक है। क्या होता है, जब विचार करके सीखता है व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं, विचारात्मक अधिगम कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, ये देखो क्या है, भाषा अधिगम और अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के अपने अपने विचार। क्या है, भाषा अधिगम और अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के अपने अपने विचार। देखिए इनके अपने अपने क्या क्या विचार है हमारे वैज्ञानिकों के, कि इनको क्या कहना है। देखिए वाइगोत्स्की साहब ने क्या कहा है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपनी भाषा समाज के साथ संपर्क बनाकर सीखता है। सही बात है। वाइगोत्स्की का क्या कहना है कि जो बच्चे अपनी भाषा सीखते हैं वो समाज के साथ क्या है, संपर्क बनाकर सीखते हैं, ठीक है। इनका मतलब है वाइगोत्स्की का कि बच्चा जो अपनी भाषा सीखता है वो समाज में रहकर सीखता है, समाज को देखकर सीखता है, उनमें उनमें इंटरेक्ट क्या है, समाज से इंटरेक्ट होकर सीखता है। मतलब जो समाज में जो चीज़ें हो रही हैं और समाज कैसा है तो उस तरीके से सीखता है। किसका कहना है, ये वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चा क्या है, अपने समाज से सीखता है, ठीक है, उनसे इंटरेक्ट होकर सीखता है, उनसे संपर्क बनाकर सीखता है। वाइगोत्स्की का कहना है, ठीक है। देखिए पियाजे के अनुसार क्या है, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। पियाजे के अनुसार क्या है, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति क्या है, परिवेश के साथ, मतलब परिवेश के साथ तो होता ही है, साथ क्या होता है, अंतःक्रिया। मतलब इसमें इनका कहना क्या है, बच्चा जो होता है संज्ञानात्मक तो होती ही है, परिवेश के साथ साथ क्या है, अंतःक्रिया के माध्यम, मतलब वो अंतःक्रिया के माध्यम से भी सीखता है। कौन कहता है, ये आपके पियाजे साहब कहते हैं, ठीक है। चोम्स्की के अनुसार क्या है, देखो भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। आपके चोम्स्की के अनुसार क्या है, इनके चोम्स्की का क्या कहना है कि जो भाषा अर्जन है, अर्जन की क्षमता होती है वो बालकों में क्या होती है, इनका कहने का मतलब है जन्मजात होती है। मतलब वो जन्म से ही लेकर पैदा होता है, मतलब उसकी जो भाषा है उसको पहचानने की शक्ति वो पैदा लेकर, मतलब जब पैदा होता है तब वो लेकर पैदा होता है, ठीक है। उसको किसी की सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कहीं देखकर सीखता है, वो जन्मजात ही होती है। मतलब जन्म से ही, मतलब जब पैदा होता है तो अपने आप ही वो क्या है, भाषा के साथ पैदा होते हैं। कहने का मतलब है उस भाषा की शक्ति के साथ ये पैदा होता है बच्चा जो होता है भाषा अर्जन, ठीक है। किसका कहना है, आपको चोम्स्की के अनुसार, ठीक है। तो आपके वाइगोत्स्की के अनुसार क्या था कि समाज के साथ संपर्क बनाकर सीखता है। इनका पियाजे के अनुसार क्या है, अंतःक्रिया के सीखता है, अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। और चोम्स्की क्या कहना है, जन्मजात होती है, जो जन्म के साथ पैदा होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखो हमारा क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। देखो कौन कौन से हैं। पहला हमारा अनुबंध के सिद्धांत या सहचारी का सिद्धांत। क्या है, अनुबंध के सिद्धांत या सहचारी का सिद्धांत। देखो शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का सहचारी संबंध स्थापित करके सीखते हैं, अर्थात शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। इसमें इसका मतलब ये है इसमें शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं, बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द, मतलब क्या है, संबंध है, उसमें संबंध स्थापित करके सीखते हैं, ठीक है। कोई भी वस्तु रहेगी, कोई भी व्यक्ति रहेगा, किसी भी चीज़ में क्या है, संबंध स्थापित करके सीखते हैं। अर्थात शैशवावस्था में जो सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, मूर्त होती है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर बच्चों को कोई चीज़ आप दिखाओगे, ठीक है, किसी उसमें संबंध स्थापित करना होगा आपको, ठीक है, उसमें रिलेट करना होगा कि हाँ ये चीज़ इससे संबंध स्थापित कर रही है। जैसे कि अगर आपको बच्चों को कुछ चीज़ दिखाना है, पानी दिखाना है, ठीक है, पानी, उसको पानी के नाम से बुलाओगे, ठीक है, पानी बच्चा देखेगा भी फिर उसके नाम से, तब जाकर उसको पता चलेगा कि हाँ ये पानी है, फिर वो देखेगा ये पानी है, फिर दोनों में संबंध स्थापित करेगा, सुनेगा, फिर वो देखेगा, तब उसको पता चलेगा कि हाँ ये पानी है। अगर कोई चीज़ दिखा रहे हो, चिप्स दिखा रहे हो उसको, चिप्स, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि क्या होती है, सीखने की प्रक्रिया आपकी क्या होती है, मूर्त होती है। इसमें क्या है, संबंध स्थापित करके बच्चों को सिखाना शैशवावस्था में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अनुकरण का सिद्धांत। देखो अनुकरण का सिद्धांत क्या होता है, इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा के प्रभावी होता है। क्या है, प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण, मतलब नकल करके सीखता है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है। देखो अनुकरण मतलब क्या होता है, आपका नकल करना। इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा के प्रभावी होता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है ना,
इसमें क्या होता है, अपने परिवार और समाज का में जो बच्चा देखता है उसका नकल करके, ठीक है, उसका अनुकरण, उसका मतलब नकल करके सीखता है कि उसके परिवार में जैसे लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर परिवार में अच्छा लोग बोलेंगे तो बच्चा अच्छा सीखेगा। तो इसमें गुण मतलब कि ये परिवार पर भी निर्भर करता है, समाज और परिवार पर, गुण और दोष। अगर वो समाज में अगर अच्छे अच्छे उनके अंदर पॉजिटिव हो गए, अच्छे अच्छे बोलेंगे तो बच्चा क्या है, वो अच्छी चीज़ें सीखेगा। अगर क्या होगा, अगर अच्छा अच्छा नहीं बोलेंगे, नेगेटिव हमेशा सोचेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तो बच्चा क्या है, हमेशा वो गलत सोचेगा, ठीक है, तो वो गलत सीखेगा। तो यही क्या है, जो बच्चा होता है वो अनुकरण ज़्यादातर क्या करता है, नकल करके सीखता है। कहाँ से नकल करके सीखता है, अपने परिवार से। अगर उसके देखा होगा बहुत से बच्चे छोटे छोटे होते हैं, क्या है, नकल भी करते हैं अपने फैमिली वालों को कि हाँ मेरे पापा ऐसे बोलते हैं, तो उनको एक्टिंग करके दिखाते हैं। मेरी मम्मी ऐसे बोलती है, उनकी एक्टिंग, मेरी मम्मी ऐसे चलती है, मेरे पापा ऐसे खाना खाते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे हो गए घर में तो ऐसा करते हैं, मेरे पापा ऐसे खाना खाते हैं, मेरे पापा ऐसे घूमने जाते हैं, मेरे पापा ऐसे सोते हैं, ऐसे ऐसे क्या है, तो उनके नकल, मेरे पापा ऐसे बोलते हैं, कहते नहीं है कि हाँ मेरे पापा ऐसे बोलते हैं, कि हाँ मैं भी बोल के देखता हूँ, मेरी मम्मी ऐसे ऐसे बोलती हैं, मैं भी थोड़ा बोल के देखती हूँ, ठीक है, कि हाँ मैं बोल पाऊँगा। तो क्या है, उनको अनुकरण करके सीखता है। कहाँ से, परिवार समाज से सीखता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। अगला हमारा क्या है, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्वनन का सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या है, किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है कि हम और बेहतर कार्य करें। क्या है इसमें, किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है कि हम और बेहतर कार्य करें। सही बात है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता क्या है, अगर हमारी सफलता मिलती है तो हमें अभिप्रेरित करनी है कि हम और बेहतर कर सकते हैं, हम और बेहतर कार्य करें। और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं, ठीक है। हम कोई कार्य कर रहे हैं तो सफलता इस बात पर निर्भर करती है, अगर हम अच्छा मतलब अगर हम ज़्यादा अच्छा रुचि लेके साथ कर रहे हैं वो काम, तो क्या है, हमें जल्दी सफलता मिल जाती है, ठीक है। तो सफलता निर्भर करती है कि हम कितनी रुचि ले रहे हैं, अर्थात बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। जो बच्चा होता है, बालक होता है, वो शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण व चयन बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए एवं उसे सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। देखो इसमें क्या होता है, आपका अभिप्रेरणा, जो बच्चा अगर हम उसको, अगर हम चाहते हैं कि बच्चा सीखे, बच्चा पढ़े, तो उसकी जो हमको पाठ्य सामग्री दे रहे हैं, ठीक है, पाठ्य वस्तु दे के इसका जो हम निर्माण कर रहे हैं, तो क्या हो, बच्चे की रुचि के अनुसार, बच्चे की कैसी रुचि है, कैसा बच्चा पढ़ना चाहता है, तो उसी के हिसाब से अगर हम सिखाएंगे, उसको अभिप्रेरित करेंगे, ठीक है। उसको अभिप्रेरित करना चाहिए कि हाँ तुम ये कर सकते हो, उसको हम अभिप्रेरित करते, उसको हम मोटिवेट करेंगे, तो क्या है, बच्चा जल्दी सीख जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो रुचि हमारी, सफलता हमारी निर्भर करती है कि हमारी रुचि किस में है और किस में नहीं है। तो हमें क्या है, बच्चों को हमेशा अभिप्रेरित करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, क्रियाशीलता के सिद्धांत। देखिए क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है, ये सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। क्या है, क्रिया करके सीखने, मतलब खुद करो, करके सीखो। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख व समझ लेता है। अतः बालकों को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। सही बात है, अगर क्रियाशीलता, बच्चों में क्रिएटिविटी तभी आएगी जब बच्चे क्या है, खुद से करके सीखेंगे, ठीक है। क्या है, खुद से करके सीखेंगे। अगर बच्चे खुद से करके नहीं सीखेंगे तो जल्दी नहीं सीख पाएगा। कोई से भी चीज़, अगर कोई से भी चीज़ बना रहे हो, ठीक है, अगर हमें समझ लो, अगर हमें खाना ही बनाना है, ठीक है, कोई सी भी हमें रेसिपी बनानी है, अगर हम उसको, अगर हमें कोई बता रहा है कि हाँ ये इसको बनती है, ऐसे ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे बना लेना, हम उसको सुन रहे हैं, ठीक है, हाँ इसमें ये पड़ता है, इसमें ये पड़ता है, इसको ऐसे बनता है, ठीक है, फिर नहीं बनेगा जब तक हम उसको क्या करेंगे कि हमें लगेगा हाँ ठीक है कर लेंगे, लेकिन हमें बहुत वो लगता है, हार्ड लगता है, फिर बहुत बहुत ईजी लगता है। लेकिन जब उसको हम खुद करके सीखेंगे, हम क्या है, पहले खुद बनाएंगे, एक बार बनाएंगे, ख़राब बनेगी कोई बात नहीं, ख़राब बन गई, दूसरी बार जब बनाएंगे तब जाके हम खुद जब बनाएंगे तब उसको हमें क्या है, आसान हो जाएगा बनाना और हमें आ जाएगा। तो इसमें ये क्या है, अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो अगर हम खुद करके जब तक नहीं सीखेंगे, नहीं होगा, तब तक हम वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को खुद करके सीखने के लिए हमें क्या है, पर्याप्त अवसर देना चाहिए। क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। चलिए अगला क्या है हमारा, ये देखिए हमारा अभ्यास का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से हम हमारे व्यवहार में आती है। क्या है, क्या है,
भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जल्दी हो जाता है। इसमें क्या है, हमें क्या है, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का सिद्धांत, अगर हम कोई चीज़ें हमने सीखी है, ठीक है, सीखी है, तो उसको हम बार बार अभ्यास करेंगे, ठीक है, बार बार अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, वो हमें जल्दी हम सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक बच्चों को अवसर देना चाहिए कि क्या है, बच्चों इसका अभ्यास करो, ठीक है। अगर हम कोई आज जैसे कि एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे अभी यही देख लो, अगर मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको हिंदी का, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी का आज, अगर आप एक बार देख लिए, दोबारा अगर आपको ये सोचना है कि हम दोबारा ना भूलें और दोबारा हमें याद रहे, ठीक है, हमें समझ में आ जाए, तो क्या है, दोबारा आप इसको अभ्यास कर सकते हो। क्या है, दोबारा एक बार और देखना, ठीक है, एक से बार, दो बार, तीन बार देखोगे, फिर क्या है, आपको अभ्यास हो जाएगा। इसको ही हम क्या कहते हैं, अभ्यास। कोई चीज़ें हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उसको अगर हम एक बार करके छोड़ देंगे तो नहीं आएगा। अगर हम यही चीज़ों को क्या है, दोबारा हम देख लेंगे, उसका अभ्यास कर लेंगे, दोबारा रिपीट कर लेंगे, तो क्या हो जाता है, वो चीज़ें हमें जल्दी समझ में आ जाती है, ठीक है। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, अभ्यास का सिद्धांत कहते हैं। अगला देखिए, हमारा अगला क्या है, आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत क्या होता है, भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतनी ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए वह शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। सही बात है। इसमें क्या होता है, आवृत्ति मतलब चीज़ों को दोहराना। अगर हम चीज़ों को कोई हम चीज़ सीख रहे हैं, बातों को जितना अधिक दोहराएंगे, कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अगर हम बोलेंगे आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, कई बार हमने रिपीट कर दिया, तो हमने रिपीट कर दिया, हमने दोहरा लिया, तो क्या है, हमें याद हो जाएगा और हम उसको जल्दी भूल नहीं पाएंगे। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि बातों को पुनरावृत्ति मतलब दोबारा दोहराया जाए, ठीक है। इसलिए इसकी आवश्यकता है, ताकि क्या है, हम बातों को, अगर हम जो हम सीख रहे हैं उसको हम दोहराएंगे, ठीक है, क्या है, उसको दोहराएंगे, उसको दोबारा करेंगे, तो क्या है, उसको बार बार आवृत्ति करेंगे। क्या है, बार बार आवृत्ति मतलब बार बार उसको रिपीट करेंगे, बार बार याद करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो हमें जल्दी से हमारे माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो इसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। अगला हमारा क्या है, अनुपात और क्रम का सिद्धांत। क्या है, अनुपात और क्रम का सिद्धांत क्या होता है, देखो, भाषा कौशल की चारों प्रारूपों श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देता है। सही बात है। क्या है आपका, श्रवण मतलब सुनना, वाचन मतलब बोलना, पठन मतलब पढ़ना, लेखन मतलब लिखना, ठीक है। आपका क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान क्या है, समान अनुपात, हमें क्या है, समान अनुपात बनाए रखना है, इस पर आपका क्या है, जोर देता है। इसको हम क्या कहते हैं, अनुपात और क्रम का सिद्धांत। क्या है, क्रम में होना चाहिए और समान बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तो ये है क्या है, आपका हिंदी कितना टॉपिक था। अब कल मैं आपको करवाती हूँ भाषा के कार्य। कल का टॉपिक आपका क्या रहेगा, भाषा का कार्य, ठीक है, भाषा का कार्य, ये आपका अगला टॉपिक रहेगा, ठीक है। आपकी अगली थ्योरी रहेगी। तो ज़्यादा देखो, थ्योरी आपकी तो ज़्यादा हिंदी कितनी बड़ी नहीं है, थोड़ी सी है, पर जैसे कि आज हो गए 2 3 4 3-4 दिन में आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट, फिर आपके क्या है, क्वेश्चन होगा। ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं है ज़्यादा आपकी, बस आपको क्या है, आपको जो मैंने आज जो करवाया ना, आपको याद नहीं करना है, आपको क्या है, चीज़ों को समझना है, क्या है, समझना है, रट्टा नहीं मारना है। वैसे भी क्या है, यही कहा गया ना हमारे, तो रोट लर्निंग जो हो गई आपका नेगेटिव वर्ड हो गया। तो हमें क्या है, याद नहीं करना, हमें क्या है, समझना है। जो आप बच्चों को जब पढ़ाओगे ना, तब भी आपको यही करना है कि आपको क्या करना है, हमें रोट लर्निंग नहीं करवानी है बच्चों को, हमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेस पर क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है। उनको समझाना है कि क्या कहते हैं, हम क्या है, समझ के हमें याद करना है, ना कि हमें रोट लर्निंग करनी है, याद नहीं करवाना है चीज़ों को। तो यही क्या है, जो मैंने अभी आज आपको करवाया है, आपको इसको रटना मत कि हाँ आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति मतलब दोहराना नहीं। आपको क्या है, आवृत्ति का सिद्धांत क्या था, आवृत्ति का सिद्धांत वो था कि क्या था, जो हम बातों को दोहराया जाएगा, क्या है, पुनरावृत्ति। बस अगर आपको इतना ही याद हो गया, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति, अगर आपको इतना याद हो गया, हाँ, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो आपको पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो क्या है, आपको चीज़ों को समझ के करना है, ठीक है। तो कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, भाषा के कार्य। इसके बाद तब आपका CDP करवाऊंगी। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।